तो हम लोग आज है ना यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे PSB 2021 का। तो ये क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इस तरह क्वेश्चन तो आपने किए होंगे कि एफ आर से आर में एक फंक्शन है ना। एंड सो एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एज एफ एक्स कॉस 2x है जब x रैशनल है, साइन स्क्वायर 2x जब x इरेशनल है। सो फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो क्या करते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए, याद होगा आपको कि हम लोग cos 2x को इक्वल रख देते हैं कहाँ पे, साइन स्क्वायर x में, यही ना। तो इस पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर पाएंगे तो cos 2x होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये है साइन स्क्वायर x। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 sin² x इज 1। सो साइन स्क्वायर x इज 1/3। या cos 2x में कन्वर्ट कर लेते तब भी हो जाता है ना, या इसको भी हम cos 2x में लिख सकते थे ना। ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए क्या होगा। तो साइन x इज इक्वल टू +- 1/√3। तो साइन x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस, सो दो केस है। कोई बात नहीं है ना। तो ये हो गया साइन प्लस माइनस, लिख लीजिए। 1/√3 क्या होता है, अच्छा तो साइन वर्स में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए। यहीं से जनरल सॉल्यूशन आता है लिखना आप लोगों को। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। साइन एक्स बराबर साइन वाई है तो क्या लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, -1 n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ऐसा कुछ था 11th क्लास में, देखो 11th क्लास में ऐसा कुछ था, 11th 12th में आपने पढ़े होंगे। तो ये पॉइंट निकाल लीजिए जनरल सॉल्यूशन से यहाँ पे, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स +-1/√3। तो ये कुछ आंसर हो जाएगा ऐसा। ठीक है। तो ये ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये हो गया। ऑल पॉइंट ऑफ डिफरेंसिबिलिटी क्या होगा ये निकालिए अब। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंसिबिलिटी। सर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है ऐसा। क्या होगा, सर कोई पॉइंट नहीं है ऐसा। क्यों। सर f' निकाला उसके बाद इक्वेट करा तो फिर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। ओके।
वो मैंने सही लिखा था। वो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे एक बार ये चेक कर लो, क्लास 11th में होगा। साइन एक्स बराबर साइन वाई का जनरल सॉल्यूशन या साइन अल्फा होता था ना, ये 11th क्लास में था। इसका देख लो एक बार क्या होता है। एक्स इक्वल टू क्या होता है, जो मैंने लिखा था वो है एन पाई, आई थिंक प्लस माइनस अल्फा होता है, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर इंटू अल्फा होता है, आई थिंक ये होता है शायद। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन के आया था, साइन एक्स इज प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू आएगी एन पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, क्योंकि प्लस माइनस वाई, आई थिंक ये आएगा। चेक कर लो एक बारी, बस ये चेक कर लेना क्या है, आई थिंक यही है जनरल सॉल्यूशन ऑफ, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये क्लास 11th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन वाले टॉपिक में आई थिंक ये था। डिफरेंशियबिलिटी में इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इक्वेट कर दो, यही ना। ओके फिर सर आपको इक्वेट इक्वेट करने का मतलब नहीं समझ आता इन वाले क्वेश्चंस में, मतलब ऐसे एक्स के पॉइंट जहाँ पे, ओके सर समझ गया, रेशनल का कॉची सीक्वेंस इरेशनल पे कन्वर्ज करेगा। हाँ वही। ओके सर। तो डिफरेंशिएबल होगा तो डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा ना, तो ये आ जाएगा अच्छा। तो माइनस टू इज इक्वल टू टू आ जाएगा यहाँ से, तो ऐसा होगा तो देखो जरा, नहीं माइनस टू इज इक्वल टू वन आ जाएगा ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो ये होगा टू साइन टू एक्स, एंड इसका डेरिवेटिव होगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन टू एक्स कट गया, तो माइनस टू बराबर वन, मतलब नो सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ आएगा नो पॉइंट, और यहाँ आएगा ये वाला पॉइंट, है ना। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कि पूछ रहा है कंसीडर द मैट्रिक्स पी, फाइंड द मैट्रिक्स जी। ये सिंपल है ना, डिकम्पोजिशन है मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स जी निकालो ताकि ए जी ए इज इक्वल टू ए हो जाए, जहाँ ए पी पी ट्रांसपोज है। तो पहले तो ए को डिकम्पोज, है ना। अच्छा पी ए जो है पी पी ट्रांसपोज है ना यहाँ पे, तो बस सॉल्व करना है। ए तो निकाल लेंगे ना यहाँ से हम लोग, ए निकाल लोगे पी पी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके, फिर आ जाएगा देखो। सर ए तो निकाल लिया था। हाँ अब ए अगर निकाल लिया आपने, सो ए क्या आया, थ्री क्रॉस थ्री। यस सर। ओके क्या क्या आया, 34, 34। 21, हम्म 55, हम्म 21, 13, 34, 55, 34, 89। अच्छा, तो ये थोड़ा लार्जर नंबर है नहीं, तो अब कह रहा है कि ए जी ए हो जाए। तो मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ए इन्वर्टिबल है, कैसे पता चलेगा। इन्वर्टिबल तो नहीं होगा, ए का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि ए का रैंक टू ही होगा ना। ए का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये सर सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और हाँ ए जी ए ट्रांसपोज सिमिलर मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ से अगर ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा,
पी इंटू पी ट्रांसपोज जो कि ए ही है, तो ए सिमेट्रिक है। हाँ, सो ए जी ए ट्रांसपोज इज ए, ये अच्छा। तो ये क्या बोल रहे हैं, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन वाला लगा के देखो। लेकिन समहाउ फाइंड करना पड़े। एक तरीका है कि हम सीधा सीधा पी पी ट्रांसपोज जी फिर पी पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी पी ट्रांसपोज, ऐसा ही है ना। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करें, फिर हम जी का ऑर्डर क्या होगा ऐसे, ए 3x3 है, ए 3x3, तो जी को भी 3x3 होना पड़ेगा। तो एक तो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा ना वैसे, अगर मतलब मैनुअली कैलकुलेट करने लगे तो। हम्म तो कैसे निकालेंगे, देखो ट्राई करके देखते हैं 1 मिनट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो एक मैनुअली तरीका है, इसमें बहुत लेंदी होगा मुझे लगता है। मैनुअली हम पुट कर दे, ए आपने निकाला ही है, पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, तो उससे थोड़ा लेंदी होगा। एंड क्या ए इन्वर्टिबल आएगा, मुझे लगता है ए इन्वर्टिबल नहीं आएगा। ए इन्वर्टिबल आएगा तो काम इजी हो जाएगा, बट ए इन्वर्टिबल आएगा क्या, क्वेश्चन ये है। अब देखो ए इन्वर्टिबल नहीं होगा ना, निकाल के देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 3x2 है ना, तो इसका पी का मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है, पी ट्रांसपोज का भी मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है, तो ए का भी मैक्सिमम रैंक 2 होगा, तो एक डिटर्मिनेंट तो 0 आएगा। अगर इन्वर्टिबल होता तो ए उधर चला जाता सिंपली, तो काम आसान हो जाता। इन्वर्टिबल है नहीं, इसलिए थोड़ा लेंदी होगा ये। लेकिन जनरलाइज इनवर्स यूज कर सकते हैं, एक और टर्म होता है जनरलाइज्ड इनवर्स, वो यूज करना चाहेंगे बट वो कर सकते हैं।
मैनुअली कर लो, तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैनुअली कर लो। जैसे मान लो ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, ए हो गया, जी भी मान लो 3x3 का है, फिर ए भी 3x3 का है, 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इस तरह से आ जाएगा। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। सो और ये ऑलरेडी 3x3 का मैट्रिक्स है। सो 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 इक्वेशन होगा। फिर उस केस में है ना, पहला इज इक्वल टू पहला, दूसरा इज इक्वल टू दूसरा, तीसरा इज इक्वल टू तीसरा, ऐसे करके यहाँ पे 9 जी हम अपनी मर्जी से अज्यूम कर लेते हैं। मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ए तो आपको यहाँ से ऑलरेडी पता है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो कि बहुत लेंदी होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि है ना, यहाँ 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, फिर एक और मल्टीप्लिकेशन, फिर ये ऐसा बनेगा, फिर आपको 9 इक्वेशंस मिलेंगे, इक्वेशन 1 2 3 अप टू 9 तक। देन आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर पाओगे, जो कि लेंदी होगा, तो हमें कोई शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। सर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाँ, तो फिर उसका ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होता है ए। ये सर एवरी सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल है ना, वेक्टर्स लिख सकते हैं। एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, है ना। तो उसके लिए यस आप सर। क्या करो, ए का आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा उसके लिए फिर। सो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, इसका मतलब ये हुआ कि हम ए को लिख सकते हैं यू, फिर डी, ऑर्थोगोनल का मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन होता है, पी इनवर्स ए पी, है ना। सो मतलब यहाँ जैसे कोई बात, वही सही है वैसे तो। डी यही होता है ना, तो यहाँ पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो यहाँ से उल्टा लिखोगे तो ए बराबर हो जाएगा पी डी पी इनवर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, जहाँ पे पी क्या होगा, है ना, एक थ्योरम होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, तो वो अगर अप्रोच हम यूज करें तो यहाँ से ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जहाँ पे पी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, पी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये पी क्या मिलेगा, हालांकि वो अच्छा वहाँ पी उसने यूज़ कर रखा है, तो मैं पी यूज़ नहीं करता हूँ, सेम नोटेशन यूज़ करेंगे गड़बड़ होगा। इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, तो क्यू इनवर्स कर देते हैं, ठीक है, या क्यू डी क्यू ट्रांसपोज, हालांकि ट्रांसपोज इनवर्स सेम ही होगा, है ना। सो तो ये हो जाएगा ए इज क्यू डी क्यू ट्रांसपोज, जहाँ पे क्यू एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, या यू ले सकते थे इस तरह से कुछ, है ना। सो अब करके देखो जरा, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा, क्यू डी क्यू ट्रांसपोज, फिर जी तो मुझे निकालना है, यहाँ से ही होगा क्यू डी क्यू ट्रांसपोज, और यहाँ आ जाएगा क्यू डी क्यू ट्रांसपोज। और डी में क्या होगा, डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, जो मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज होगा वो। निकालो फिर देखो क्या आता है। तो ये तो Q और Q ट्रांसपोज तो इन्वर्टिबल है, तो ये Q यहाँ आएगा, ये इससे मतलब ऐसे मैं काट रहा हूँ, काटना वैसे गलत है, मतलब Q इन्वर्स आएगा, खत्म हो जाएगा, और ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से शायद कुछ आसान हो जाए, देखो। और यहाँ से जो है Q इन्वर्स, तो ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, लेकिन हम उसको तो यूज़ किया ही नहीं हमने, पी इन्वर्स कहाँ, वो तो ए आ जाएगा वहाँ से, तो ए के अकॉर्डिंग, बट फिर भी लेंदी तो यहाँ से भी होगा। मे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शायद लेंदी तो होना ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी भी तरीके से करो तो हो सकता है वो पूछना यही चाह रहा हो।
कुछ आएगा देखो, अगर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ये डी कैसे निकलेगा? सो डी जो डायगोनल मैट्रिक्स है आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है ना, तो ये तो यहाँ से आ जाएगा। ये क्यू कैसे निकालोगे? सो क्यू एक्चुअली जो पहला कॉलम वेक्टर है दिस इज द फर्स्ट आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, v2 सेकेंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, v3 थर्ड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सर ऑर्थोगोनल। इसमें चेंज ऑफ बेसिस लगाना पड़ेगा। फिर ऑर्थो हो सकता है अगर ऑर्थोगोनल नहीं आया मान लो ये, तो आपको ऑर्थोगोनलाइज करना पड़ेगा ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस से। वही कहना चाह रहे हो आप? ये सर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, ए मैट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ले रही है।
आया जी, कुछ समझ आया आप लोगों को? एक्चुअली मेरे सर का फ़ोन आ गया था, तो कुछ समझ आ रहा है? नहीं सर। मतलब जो भी है लेंदी वही है, मतलब कहना मतलब किसी भी तरीके से लगाओ लेंदी ही हो रहा है, नहीं? सर एक मोरे पेनरोज करके कोई वो है। अप्रोच होगा हाँ, एक्चुअली। उससे हो जाएगा इजीली, मतलब वो तो एडवांस नया टॉपिक है। कौन सा अप्रोच कह रहे हैं आप? मोरे MOORE, अच्छा, मोरे, हाँ। पेनरोज स्पेलिंग? PENROSE। आर, पेनरोज, हाँ। हाँ, अच्छा, सूडो इनवर्स। ओके ओके, मैं समझ गया। तो एक्चुअली ना एडवांस लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारे अप्रोच है डिकम्पोजिशन के। जैसे ये वन काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन ही है, ए का प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिक्स। जैसे जैसे एलियू डिकम्पोजिशन है या चोलेस्की डिकम्पोजिशन, ये बहुत सारे ऐसे डिकम्पोजिशन मैंने पढ़े हैं लीनियर अलजेब्रा में, या न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी ये लोग पढ़ाते हैं। तो न्यूमेरिकल में भी थोड़ा आता है, या एडवांस लीनियर अलजेब्रा में भी आता है, तो उसका यूज़ होगा। तो ये किसी टाइप का एक डिकम्पोजिशन होगा जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा अभी, या कुछ होगा जैसे आप बता रहे हैं, एक ये मेथड जैसे हो गया। तो इस तरह कई सारे डिकम्पोजिशन मेथड है जिसको हेल्प से, मतलब जो रिसर्च लोग करते हैं ना लीनियर अलजेब्रा में या न्यूमेरिकल में जो लोग, तो उस तरह के बहुत सारे अप्रोच उन्होंने बना रखे हैं, तो उस ये तरह से सर कुछ होगा। यही लगेगा, और इससे क्या है, जी की वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगी। हाँ, तो इसका कोई अप्रोच देखना पड़ेगा क्या है, तो उससे डायरेक्टली आपको, क्योंकि जो रिसर्च करते हैं यही निकालते हैं, तो जो डायरेक्ट आउटपुट होता है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। नहीं तो हमें खुद रिसर्च करना पड़ेगा। अब क्या क्या, जैसे अभी सोच रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, ये कर सकते थे, पहले सोच रहे थे वो कर सकते थे, इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फिर फाइनली जो ईजीएस्ट होगा वो हम लगा सकते हैं, है ना? उस तरह से है। सर उसमें डायरेक्ट लिखा है G इक्वल्स टू P, पैरेंथेसिस में P ट्रांसपोज P इनवर्स। अच्छा, पी, P पैरेंथेसिस P ट्रांसपोज P इनवर्स P ट्रांसपोज। अच्छा, तो यहाँ से आ जाएगा ऐसा कुछ। यस P सर, ये ट्रांसपोज P डायरेक्ट इनवर्स मेरे हो तरह है। सकता है, हम्म क्योंकि 2x2 बन जाएगा वो। मैं समझ गया। तो ये ए, अच्छा ए तो था 3x2। ओ, तो मैं ए जी पहले गलती से हम लोग 3x3 अज्यूम कर रहे थे, लेकिन ए तो 3x3 है ना। अच्छा, वहाँ पी भी तो है वहाँ पे। ओ एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली जो था पी, पी ट्रांसपोज जी, पी पी ट्रांसपोज, फिर पी ट्रांसपोज, यही है ना? सो पी, पी मैट्रिक्स क्या है, 3x2, और ये 2x3, यही है ना? एक मिनट, पी क्या है? पी तो 3x2 है, तो जी किस ऑर्डर का होगा, 3x3 का या 2x2 का? चेक करो, क्योंकि पी तो 3x2 है ना। सर G तो 3x3 ही होगा, है ना? पर P ट्रांसपोज P 2x2 होगा। ओके ओके, हाँ, मतलब वैसे आप कह रहे हैं पी ट्रांसपोज, क्योंकि पी ट्रांसपोज तो वैसे 2x3 और पी भी 3x2, तो एट द एंड ये 2x2 का होगा। जी जी, समझ गया, ठीक है। तो मतलब ये आप बता रहे हैं किसी अप्रोच से जी सीधा सीधा आ जाएगा, जो आप बता रहे थे पी, फिर क्या बता रहे थे, पी ट्रांसपोज P पी, ट्रांसपोज P, फिर होल इनवर्स पी, या पी ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज। है ना? तो सही है ये आई सर। थिंक जी निकल के आएगा किसी अप्रोच से, तो ये फॉर्मूला कोई रिजल्ट है जो आप बता रहे हैं, तो उस रिजल्ट से ये आ जाएगा, है ना? तो ये निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ तो पी पता ही है, तो अब पी ट्रांसपोज पी निकालो, उसका ये 2x2 होगा, आप जो कह रहे थे उसका इन्वर्स ले लो, फिर पी से मल्टीप्लाई करो तो इससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक है ना, देखना पड़ेगा मुझे। तो ये एक अप्रोच है, और ये क्या उसी मेथड से आता है जो आप बता रहे थे श्रीकांत? हाँ सर, ये मेथड ही वही है, इसी का अच्छा, नाम। तो ये एक रिजल्ट है जो कि है ना, अगर याद होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, सो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा। तो ठीक है, बाकी लोग भी इस तरीके से कर लो, तो थोड़ा देखो वो मेथड क्या है। एंड थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड आसान होगा आई थिंक। तो कंसिडर अ सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट इंटीजर फॉर्म्ड बाय परम्यूटिंग द डिजिट्स 1 2 4 6 7। लेट x denote the randomly chosen integer from this set and y denote the position from the right of the digit 4 in the randomly chosen integer. For example, if the integer chosen is this, मान लीजिए है 1 2 6 4 7, तो y 2 है, क्योंकि जो 4 का पोजीशन राइट से है वो 2 है। अच्छा, एंड अगर ये नंबर आपने चूज किया तो 1 2 3 4 5, तो y 5 है। ओके, सो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, यही ना, इस तरह से है। एंड x जो है आपका इंटीजर है, सो x जो भी पॉसिबल इंटीजर होगा
सो एक्स है ना, टोटल 5 फैक्टोरियल परमुटेशन है एक एक्स का, तो नहीं एक्स में एक्स की जो पॉसिबल रेंज है वो तो कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि दिस 5 नंबर कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट 5 फैक्टोरियल, सो उतनी चॉइसेस हैं इसके पास, सो ईच के पास 1 बाई दिस, और y 1 2 3 4 5 होगा, तो ठीक है ना। सो अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 क्या होगा, सो आप बताओ क्या होगा, बताइए, जैसे लास्ट 1 फिक्स कर देंगे, यही ना, यही है 1 2 3 4, सो यहाँ 1 होगा, ये सॉरी यहाँ 4 होगा ना, 4 यहाँ कर देंगे, सो पोजीशन 1 होगी, तो ये कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप इसको, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल आउट ऑफ 5 फैक्टोरियल, बाकी का भी सेम ही लगता है मुझे होगा, है ना जी, सबका मुझे लगता है सबका सेम ही रहेगा, y की पीएमएफ जो है, सो कहने का मेरा मतलब ये है y का जो पीएमएफ है ये ऐसा ही होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, y चाहे 1 2 3 4 5 कोई नंबर ले ले, 5 टाइम हो जाएगा, देख लो, ठीक है, और x टोटल 5 फैक्टोरियल है, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए x इज इक्वल टू एक्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 बाई 5 फैक्टोरियल कह सकते हैं, तो x की जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्वेश्चन ई एक्स निकालो और ई वाई निकालो ओके, तो मुश्किल नहीं है मुझे लगता है, आपको बस समझना है ठीक से, ये पीएमएफ हमने एक्स वाई का लिख दिया है, तो चलो वाई का तो इजी है, ई वाई निकालना, ई एक्स निकालना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन उतना भी दिक्कत नहीं है अगर आप समझेंगे तो, क्योंकि हो क्या रहा है, अगर मैं सारे नंबर लिस्ट कर दूं ना 1 2 4 6 7, तो आपको ये समझ आएगा कि ईच पोजीशन पे 1 उतनी ही बार आ रहा है, जैसे पहले पोजीशन की बात करूं, तो पहले पोजीशन पे 1 जितनी बार आ रहा है उतनी ही बार 2 आ रहा होगा, उतनी ही बार 4 आ रहा होगा, उतनी ही बार 6 आ रहा होगा, समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि वही नंबर परम्यूट हो रहे हैं ना, कितनी बार आ रहा होगा 4 फैक्टोरियल टाइम, तो 1 4 फैक्टोरियल टाइम, 2 4 फैक्टोरियल टाइम, 4 4 फैक्टोरियल टाइम, 6 4 फैक्टोरियल टाइम, 7 4 फैक्टोरियल टाइम आएगा, सेम चीज यहां भी होंगी, अब जब यहाँ 2 है तो यहाँ कोई और होगा, तो कहने का मतलब टोटल सम इसका इसका टोटल सम इसका टोटल सम इसका टोटल सम इसका टोटल सम सेम ही आना है, उसी की आपको जरूरत है, तो इनडायरेक्टली आपको वो सारे परमुटेशन जो है ना उसको ऐड करने हैं, और ऐड कर लेंगे तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, समेशन एक्स आई पी आई होता है ना, पी आई तो फिक्स है 1 बाई 5 फैक्टोरियल, तो बाकी ऐड कर पाएंगे इसको टोटल, यस सर। वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि हर डिजिट पे इक्वल नंबर ऑफ टाइम सारे आ रहे हैं और वही आगे पर म्यूट हो रहा है, तो कहने मतलब टोटल सम कॉमन है, टोटल सम कॉमन है, बस आपको ये ऐड करोगे कैरी लेके फिर वो होगा, फिर वैसे कर करके ऐड कर लीजिए, एंड देन ऐड कर लो, आ जाएगा, तो ई एक्स वाई आ जाएगा। अब कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल पॉसिबल वाई, एक बार वाई को 1 रख दो, निकालो ई ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1, तो कंडीशनल वो निकाल लो पहले, तो क्या होगा वाई को अगर 1 रख दोगे तो पहले कंडीशनल पीएमएफ निकालना पड़ेगा आपको, अब नेक्स्ट है कि शो करो एक्स वाई अनकोरिलेटेड है, तो मतलब आप पहले दिखा दो इसमें कोरिलेशन या कोवेरिएंस दिखा दो, 0 है एक्स वाई का डेफिनेशन से, एंड इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो यहां से ये दिखाना पड़ेगा कि जो ज्वाइंट है वो इक्वल नहीं है प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स के, यही है, सो ज्वाइंट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, ऐसा आ जाएगा, है जी, बस कीजिए इसको, ट्राई कीजिए, मुश्किल नहीं है, क्या हम ज्वाइंट निकाल सकते हैं एक्स वाई का, बताइए, यस निकाल सकते हैं, बट ये सभी थोड़े ना मतलब कैलकुलेशन बेस्ड है, देखो भाई ट्राई करके देखो, ऐसे है ना, टाइम भी हो गया नेक्स्ट उसका, तो आज किसका क्लास था, एम एस क्यू एम एस का वापस है कि CMI का, कल CMI का था ना, अच्छा
दिन है वेडनेसडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आई थिंक CMI का था। ओके इसको ट्राई करके देखो, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इसको सॉल्व करो थर्ड वाला, नहीं तो फिर पूछो, डिस्कस करते हैं। पहला बार तो इजीली हो जाएगा जितना मैंने बताए हैं, अब आगे बताना है। कंडीशनल यहाँ निकालना पड़ेगा, एक एक वाई के लिए। वाई को 1 रख के निकालो, फिर 2 रख के, 3 रख के, उससे आ जाएगा। फिर एक्स वाई का को वेरिएंस निकालना पड़ेगा, 0 दिखाना है। फिर दिखाना ये भी है कि इंडिपेंडेंट नहीं है ना, इंडिपेंडेंट ऐसे भी दिख रहा नहीं है, क्योंकि जैसे x अगर 1 2 है ना 4 6 7 है, तो y यहाँ पे 3 होगा, तो ये डिपेंड कर रहा है दूसरे पे, क्योंकि आउटकम पे तो डिपेंड तो कर रहा है। तो अगर ये दिखाना इंडिपेंडेंट नहीं है, तुम ये दिखा दो। फॉर एग्जांपल जैसे कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने 1 2 4 6 7 और y बराबर 3 ले लो। ये दिखाओ इक्वल नहीं है, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 2 4 6 7 इंटू प्रोबेबिलिटी y बराबर 3, ये दिखा दो। ये दोनों इक्वल नहीं है, कोई ना कोई एक एलिमेंट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर सारे इक्वल हो जाएंगे फिर तो डेफिनेशन से वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। इससे दिखाओ ना, ट्राई करो, फिर कल इसको कंटिन्यू करते हैं, कल भी क्लास है। सो कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, इसको सॉल्व करके आओ। बाकी अभी CMI की क्लास होगी थोड़ी देर बाद, है ना। कल मिलते हैं, इसको सॉल्व करके आइए। थैंक यू।